हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है कि स्लीपी क्लासेस ने अब ऑनलाइन मीडियम के साथ साथ ऑफलाइन मीडियम के माध्यम से भी यहां पर कंटेंट डिलीवरी का काम शुरू किया है। तो बेसिकली इसमें आपकी क्लासेस लगेंगी, मोहाली में क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे कि एक तरीके से उनके रेगुलरली वहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे, क्विजेज वहाँ पर लिए जाएंगी, साथ साथ रेगुलरली डाउट सेशंस उनके वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज वहां पर उनकी कवरेज रहेगी, हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट की। और कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सभी चीजें यहां पर कवर की गई हैं। बट स्टिल फिर भी अगर लगता है कि कुछ लोग नहीं आ सकते मोहाली, तो उनके लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी यहां पर प्रोविजन रखा गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, सभी आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रहे, कोई भी क्वेरीज रहे, तो आप डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो उसी को ही मद्देनजर रखते हुए हमने करंट अफेयर का कोर्स भी यहाँ पर रखा है, जिसमें डेली बेसिस पर आपके लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो कि वीकली एनालिसिस वहाँ पर करते हैं करंट अफेयर्स का। अब जो एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है वो प्रीलिम्स बेस्ड तो किया ही जाता है, बट साथ साथ हम मेन से रिलेटेड चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कस करते हैं। और सबसे खास बात जो मैं कहूँगा कि पीवाईक्यू डिस्कशन, यदि उस टॉपिक से रिलेटेड पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेन्स का हो, हम थोड़ा बहुत उसको डेफिनेटली वहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेन्स का क्वेश्चन रहेगा तो एक स्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स वहां पर जॉट डाउन कर लेंगे, ताकि आपकी कंटेंट में कोई कमी ना रहे। वैसे ही क्वेश्चन अगर आपको कहीं दोबारा से दिख जाए तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को वहां पर अटेम्प्ट कर सकें। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, सभी डिटेल्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। यदि आपको कोई क्वेरीज रहे तो डेफिनेटली आप हमारे इस कोर्स में एनरोल होने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं आज के प्रीमिक्स की। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, वही रूटीन रहेगी। रैपिडली सबसे पहले सभी सारे क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन को टर्न बाय टर्न हम वहां पर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, बात हो रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो रिसेंटली करंट अफेयर में कुछ चीजें इससे रिलेटेड थी, तो वहीं से सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लीजिए। आपने पहले भी पढ़ा होगा, थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा, आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। यहां पर 2 स्टेटमेंट्स है, करेक्टली मार्क कीजिए। सेकंड में एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, अब इसके बारे में भी आपने करंट अफेयर में जरूर सुना होगा, तो उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। बताना है कौन स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। यदि आपको लगता है तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो आप डी ऑप्शन यहां पर मार्क कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए पहले वीडियो पॉज कीजिए, आराम से अपने क्वेश्चन को मार्क कीजिए, सही आंसर मार्क कीजिए, तभी इस पूरी प्रोसेस का आप फ्रूटफुल रिजल्ट वहां पर निकाल पाएंगे। फिर वहीं कार्ड टोकनाइजेशन से रिलेटेड दोबारा आरबीआई ने कुछ बातें इससे रिलेटेड यहां पर कही थी, सोचा एक बार दोबारा इस चीज को यहां पर डिस्कस कर लेंगे। 2 स्टेटमेंट फिर से आपको यहां पर दी गई हैं, बताना इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, 4 कोड्स आपको यहां पर दिए गए हैं। 4th क्वेश्चन में बात हो रही है द डिफरेंस बिटवीन, यहां पर आपको एक गैप यहां पर जब क्रिएट हो रहा है आपकी रियल जीडीपी और जो आपकी इस तरीके से हम कह सकते हैं जीडीपी जब आपकी वहां पर किसी इकोनॉमी में रहेगी, जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट के तरीके से वहां पर काम करेगी, तो उसके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा। तो उससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन यहां पर दी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको माननी है। तो बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट भरा क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के इसको यहां पर मार्क कीजिएगा। 5th क्वेश्चन में फिस्कल स्टिमुलस को कह रहे हैं, इस टर्म को कौन सी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्राइब करती है। तो चारों स्टेटमेंट्स को एक बार तसल्ली से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, फिर अपना करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिएगा। तो चारों जितने भी आपके 5 क्वेश्चन हमने यहां पर देखे, सभी के आंसर्स आप मार्क कर लीजिए। फिर हम आने वाली जो आगे हमारी प्रोसेस रहेगी कि हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी शुरुआत करते हैं। तो अब आ जाइए, अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस की डिस्कशंस को। तो पहले क्वेश्चन में बात हो रही थी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, और उसी के आधार पर 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए थे। तो पहली स्टेटमेंट में यहां पर कह रहे थे कि जो आपके मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, पॉलिटिकल पार्टीज के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस, मीडिया पर्संस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेकंड में कह रहे हैं ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है इंडियंस को कि रिसीव करें मनी फ्रॉम फॉरेन रिलेटिव्स अप टू 10 लाख रुपीज विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो ये अब आपको 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचना है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क करनी है, बताना इन दोनों में से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सोचें कि जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, अब उसमें जितनी भी एंटिटीज के बारे में यहां पर बात की जा रही है, सभी काफी क्रूशियल एंटिटीज यहां पर मान जाती हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की फॉरेन कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ जाए जिसके चलते किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर क्रिएट हो। तो डेफिनेटली पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है यहां पर कि जी हाँ, ये सभी मेंबर्स या जितने भी आपके एंटिटीज के बारे में यहां पर बात की गई है, जितने व्यक्तियों के बारे में यहां पर बात की गई है, ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर रिसीव नहीं कर सकते। फिर वहीं जो सेकंड स्टेटमेंट है, अब रिसेंटली ही यहां पर इस पर्टिकुलर
FCRA एक्ट जो आपका ये है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ अमेंडमेंट्स वहां पर आई हैं। तो उन्हीं अमेंडमेंट से रिलेटेड आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर पूछी गई थी, जिसके आधार पर जो पहले की लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी कि 1 लाख तक रुपए का जो अमाउंट रहेगा इंडियंस वहां से रिसीव कर सकते हैं अपने फॉरेन रिलेटिव से बिना सरकार को इन्फॉर्म किए, अब उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी लिमिट थी, वो अब 10 लाख तक यहां पर बढ़ा दी गई है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है और उसी के आधार पर आपकी सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक से अगर हम बात करें क्यों इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि हाँ जी उस तरीके का करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर क्रिएट हो रहा है, तो हमें रेमिटेंसेस यहां पर और ज्यादा यहां पर बढ़ाने हैं, उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, तो इसीलिए बेसिकली बात यहां पर रखी गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके की जो आपकी अमेंडमेंट्स इस पर्टिकुलर एक्ट में यहां पर की गई हैं, तो उन्हीं अमेंडमेंट्स को थोड़ा बहुत यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, FCRA आपका रेगुलेट क्या करता है कि जो भी फॉरेन डोनेशंस वहां पर आएंगी उन्हें रेगुलेट करेगा, किस तरीके से डोनेशंस आ रही हैं, क्या चैनल वहां पर ऑप्ट किया गया है उन डोनेशंस के लिए, किसको वो डोनेशंस वहां पर रिसीव हो रही हैं। तो ये सभी जितनी भी डोनेशंस रहेंगी ये रेगुलेट की जाएंगी इस पर्टिकुलर एक्ट द्वारा और इंश्योर करेंगे जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहां पर की जा रही है इससे किसी भी प्रकार से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई असर ना पड़े। तो फर्स्ट टाइम 1976 में इसको एनैक्ट किया गया था, लागू किया गया था और उसके बाद टाइम टू टाइम इसकी अमेंडमेंट भी यहां पर होती रही है। एप्लीकेबल है सभी एसोसिएशंस पे, सभी ग्रुप्स पर, सभी एनजीओस पर जो कि यहां पर फॉरेन डोनेशंस वहां पर रिसीव करते हैं। तो मैंडेटरी है सभी एनजीओस के लिए कि खुद को रजिस्टर करें FCRA के अंतर्गत अगर इस प्रकार की कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन या फॉरेन डोनेशन वहां से रिसीव करनी है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है रिसेंटली ही उन्होंने इस पर्टिकुलर फॉरेन फंडिंग रूल्स जो आपके इस FCRA एक्ट के अंतर्गत वहां पर रखे गए हैं उन्हें अमेंड किया है, जिसके चलते रिलैक्सेशंस यहां पर दी गई हैं कि अब ज्यादा मनी उस तरीके से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरेन डोनेशन के माध्यम से या फॉरेन रेमिटेंसेस जो वहां से आ रहे हैं उसके माध्यम से ज्यादा पैसा यहां पर ले सकते हैं, सरकार को इतना ज्यादा इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं कि पहले आपका यहां पर जो अमेंडेड रूल था वो अब क्या कह रहा है कि रिलेटिव्स अब यहां पर बेच सकते हैं अपने 10 लाख तक का अमाउंट, पहले जो 1 लाख तक का था बिना सरकार को इन्फॉर्म किए बाहर से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर अमाउंट एक्सीड होता है तो डेफिनेटली यहां पर इंडिविजुअल्स को यहां पर 3 महीने तक का टाइम पीरियड दिया गया है कि तब तक उन्हें इन्फॉर्म करने की जी हाँ हमारे खाते में इस तरीके से बाहर से पैसे आए हैं, जो कि पहले 30 दिन का यहां पर पीरियड था, तो ये भी यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन कि वहां पर जब रजिस्ट्रेशन या फिर प्रायर परमिशन वहां पर लेनी होती है FCRA के अंतर्गत ताकि फंड्स रिसीव करने हैं, तो अमेंडेड रूल्स अब यहां पर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को 48 डेज का यहां पर एक जो रिलैक्सेशन पीरियड यहां पर दी गई है कि जो पहले 30 दिन का था कि हाँ जी 30 दिन पहले इन्फॉर्म करना है, अब आप 45 दिन पहले भी यहां पर इन्फॉर्म कर सकते हैं MHA को अबाउट द बैंक अकाउंट दैट आर टू बी यूज्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स। तो ये बेसिक सी बात यहां पर है। फिर इन केस जो आपका अगर बैंक अकाउंट चेंज होता है, नेम एड्रेस यहां पर चेंज होता है किसी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो कि इस प्रकार से रिसीव कर रहे हैं फंड्स, क्योंकि इस तरीके का इशू भी रहता है कि हाँ जी अगर फंड्स रिसीव आ रहे हैं तो कहीं वो चले ना जाए या उनके अगेंस्ट कोई केस चल रहा हो, तो ये सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये इस तरीके की रेगुलेशंस यहां पर रखी गई हैं, टाइमलाइंस यहां पर निर्धारित की गई हैं। तो MHA ने अब अलाउ कर दिया है कि 48 डेज का यहां पर टाइम पीरियड रखा गया है कि आप उस दौरान इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो कि पहले 15 दिन का था। तो कुछ कुछ चीजें यहां पर लैक्स कर दी गई हैं FCRA एक्ट के अंतर्गत, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक दो और चीजें हैं, डेफिनेटली उसको जाके आप कवर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए एक और पॉइंट है जो कि यहां पर अमेंड किया गया है, कौन सा पॉइंट यहां पर रखा गया है। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब ये जो पर्टिकुलर ब्यूरो है, अब आपको पता ही है किस तरीके से यहां पर हुआ है कि जो आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसको रिप्लेस करते हुए अब आपका फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो की स्थापना यहां पर की जाएगी। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, बताना था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपकी इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं ये आपका बेसिकली एक डेटा बैंक यहां पर बिल्ड करेगा रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि जो चेयरपर्सन रहेंगे FSIB के, दे विल बी द सेक्रेटरी जो आपके इंचार्ज हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये रही। कॉम्पोजिशन से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट बोल दी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रहता है जब भी हम ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी बॉडी के बारे में वहां पर पढ़ रहे होते हैं। फिर वहीं थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं ये रिकमेंड करेगा persons for the appointment as whole time directors and non-executive chairpersons in public sector banks, financial institutions and public sector insurers। तो ये अब आपको 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी। अब इसके आधार पर अगर हम देखें, जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल डायरेक्टली इनके मैंडेट में यहाँ पर मेंशन की गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो बेसिकली एक मेजर इशू था या एक मेजर पॉइंट था जिसके चलते FSIB की वहां पर स्थापना की गई है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो आपका BBB है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है, वो इनकॉम्पिटेंट है। इस तरीके से जितने भी आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं इस तरीके के
डायरेक्टर्स हो गए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हो गए पीएसबी में, एफआईज में, या फिर जो आपके इस तरीके की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो उसके बजाय अब आपको एफएसआईबी की स्थापना यहाँ पर कीजिए, जिनका मैंडेट थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया है, थोड़ी पावर्स यहाँ पर उन्हें BBB से ज़्यादा दे दी गई हैं। बट जो सबसे क्रूशियल पॉइंट था या सबसे ज़्यादा जो आपने न्यूज़ में कहीं पढ़ा भी होगा, तो वो आपका सी पॉइंट ही यहाँ पर होगा और वही आपका करेक्ट भी है। तो बी की जो ऑप्शन यहाँ पर आती है, जो चेयरपर्सन रहेंगे वो आपके केंद्रीय सरकार द्वारा यहाँ पर नॉमिनेट किए जाएंगे, और जो आपके सेक्रेटरी जो इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये डेफिनेटली एफएसआईबी का मेंबर यहाँ पर रहेंगे, पर चेयरपर्सन नहीं होंगे। तो उसी के आधार पर ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज बताई गई है कि गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रिप्लेस द BBB एक नई एंटिटी के साथ, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर यहाँ पर रूल किया था कि जो आपका BBB है कि ये सिलेक्ट नहीं कर सकते जनरल मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द स्टेट एंड इंश्योरेंस, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट आपकी एक कॉम्पिटेंट बॉडी के तरीके से नहीं है। ठीक है जी, तो उसी के चलते अब आपका एफएसआईबी यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्यूरो को, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस रहेंगे, कि सरकार को एडवाइस करेंगे कि सुटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा सके आपके होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए, जो भी आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऑफ द स्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के। इट विल बिल्ड अ डेटा बैंक, जो कि आपका जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का किस प्रकार से परफॉर्मेंस वहाँ पर कर रहे हैं, एफआईज जितने हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर एनबीएफसीज में उसमें कवर होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज वहाँ पर आ गई, तो इन सभी की जो परफॉर्मेंस रहेगी उसको एनालाइज करते हुए कि हाँ जी किस प्रकार से परफॉर्म कर पा रहे हैं, एनपीएस तो यहाँ पर नहीं बढ़ रहे, तो इन पर और थोड़ा अच्छे तरीके से निगरानी रखने के लिए इस तरीके का एक डेटा बैंक भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो बात रखी गई है, सरकार को एडवाइस करेंगे ऑन द फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर होल टाइम डायरेक्टर्स इन दीज इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। 2022 के हमने पेपर में देखा था, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी कोल से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स पूछ लिए गए थे। तो थोड़ा हम भी कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स को एटलीस्ट एक बार डिस्कस कर लें, ताकि हो सके कि जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करें आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पर आ जाए तो आप डेफिनेटली उसे वहां पर अच्छा अटेम्प्ट दे सकें। फिर वहीं पर हेल्प करेगा स्टेट एंड बैंक्स को, एफआईज को, इंश्योरेंस को कि स्ट्रेटजीज डेवलप कर पाए, कैपिटल रेजिंग प्लान वहां पर तैयार कर सकें, जो कि बेसिकली BBB का भी वहां पर फंक्शन था ही। फिर आती है बात कॉम्पोजिशन की, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता भी है जब भी हम ऐसी किसी भी बॉडी के बारे में बात करते हैं। चेयरपर्सन केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, जो सेक्रेटरीज हैं आपके फाइनेंशियल सर्विसेज और पब्लिक एंटरप्राइजेस के, वो बेसिकली इसमें मेंबर्स रहेंगे। जो आपके चेयरमैन है आपके IRDA के, वो भी बेसिकली इसके मेंबर रहेंगे। डिप्टी गवर्नर है जो आपके RBI के, वो भी इसके मेंबर रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेंबर्स आपके रहेंगे जो कि बैंक्स की नॉलेज वहां पर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नॉलेज वहां पर रखते हो, और बाकी यहाँ पर 3 आपके रहेंगे जो कि आपके इंश्योरेंस सेक्टर से यहाँ पर बिलोंग करते हो। तो इस हिसाब से सारी कंपोजिशन जो मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पर एक नोटिस और वहाँ पर निकाला गया है, एक ऑर्डर वहाँ पर जो निकाला गया है, उसमें सभी ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। सोचा क्यों ना इसे यहाँ पर डिस्कस भी कर लिया जाए। तो आई होप सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हो। ऐसे ज़रूर रखना है कि जो भी आपकी इस तरीके की नई बॉडी वहाँ पर तैयार हो रही है, क्या उसका पर्पस है, क्या उसका फंक्शन है, या क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, ऐसी चीज़ें आप डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल करके रखें, या जो ऑलरेडी आपने पढ़ी भी हैं एक बार डेफिनेटली उन्हें गो थ्रू कीजिए, देखिए कहीं कोई पॉइंट तो आपका मिस नहीं है। कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, तो अच्छी बात है अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स भी कैप्चर करते हो, अगर आपको फायदा उस चीज़ का मिलता है एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी, सिंपल सी स्टेटमेंट्स थी, और 4 कोड्स आपको दिए गए थे। तो टोकनाइजेशन का जो टॉपिक है काफी बार डिस्कस हो चुका है, एक बार दोबारा से ब्रश अप कर लेंगे आज। तो कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट कि टोकनाइजेशन यहां पर इंप्लाई करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कार्ड डिटेल्स। अब कार्ड डिटेल्स में आपकी किस तरीके की चीजें आती हैं वहां पर, कि आपका कार्ड नंबर वहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आपको उस तरीके का एक CVV कोड वहां पर रहता है, एक्सपायरी डेट वहां पर आ जाती है। तो जितनी भी डिटेल्स रहती हैं, जब भी आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आप अपनी डिटेल्स वहां पर एंटर करते हैं, तो आपने पहले देखा होगा कि आपकी डिटेल्स वहां पर पहले ही फीडेड रहती हैं, आपको सिर्फ CVV वहां पर डालना रहता है। अब क्या कह रहे हैं, टोकनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो जो एग्जिस्टिंग कार्ड डिटेल्स हैं आप उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं विद यूनिक कोड, जिसे टोकन के नाम से यहां पर कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्टली इस कॉन्सेप्ट को यहां पर डिफाइन कर रही है। सेकंड जो बात हो जा रही है कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में कि मैंडेटरी है सभी कार्ड होल्डर्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट अब आपकी यहां पर गलत है कि अगर मान लीजिए कोई टोकनाइजेशन नहीं करना चाहता, तो डेफिनेटली जब भी वो किसी प्रकार के किसी भी ऐसे मर्चेंट के चेकआउट पेज पर जाएंगे, वहां पर अपनी जब उन्हें पेमेंट करनी होगी, तो एवरी टाइम दे हैव टू पुट द कार्ड डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उनकी पेमेंट वहां पर सक्सेसफुल हो। अगर कार्ड टोकनाइजेशन वो नहीं करवाते, अगर कार्ड टोकनाइजेशन वहां पर करवा लेते हैं, तो डेफिनेटली उस तरीके से सिर्फ टोकन के बेसिस पर ही उनकी पेमेंट वहां पर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर CVV उनसे वहां मांगा जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो
फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर पूछी गई थी, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज कि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारा बढ़ रहे थे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स वहाँ पर अराइज हो रहे थे। तो डेफिनेटली जब भी आपके जितने भी मर्चेंट्स ऐसे हैं, आप अमेजॉन ले लीजिए, मिंत्रा ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर जाकर जब आप पेमेंट्स करते हैं तो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पर सेव्ड होती थी पहले। बट आरबीआई ने यहाँ पर क्या कहा कि ये बहुत ही गलत सिस्टम है, इसके चलते कार्ड होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही एक वाइटल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो एक तरीके से अनसिक्योर्ड मैनर में वहां पर कलेक्ट की जा रही है। किसी प्रकार का अगर डेटा ब्रीच होता है, साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है, तो डेफिनेटली वो सारी डिटेल्स वहां पर लीक हो जाएंगी और उसके चलते आपके ऑनलाइन फ्रॉड्स वहां पर बहुत सारे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ, बस ध्यान रखिएगा दो तीन चीजों का, कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो कार्ड इशूइंग कंपनी है, जो कि आपकी क्या रहेंगे, इस तरीके से बैंक्स रहेंगे, ठीक है जी, उनके द्वारा ही कार्ड इशू किया जा रहा है। और जो आपके इस तरीके के कार्ड प्लेटफॉर्म्स हैं या जो कार्ड सिस्टम आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड वहाँ पर हो गया, वीज़ा कार्ड आपका हो गया, रुपे कार्ड हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ इन दो एंटिटीज़ के पास आपके अलावा, एज ए कार्ड होल्डर के अलावा, आपकी डिटेल्स वहाँ पर स्टोर रहेंगी। बाकी किसी भी मर्चेंट के पास आपकी कार्ड डिटेल्स स्टोर नहीं रहेंगी। उनके पास सिर्फ और सिर्फ टोकन स्टोर रहेगा कि हाँ जी ये इस व्यक्ति का टोकन है और इस हिसाब से इसकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है जी। सिर्फ यही बात यहाँ पर रखी गई है कि सिर्फ और सिर्फ टोकन की ही यहाँ पर एक नई सब्सटीट्यूशन यहाँ पर की गई है। बाकी उसका असर कोई नहीं पड़ेगा, आपकी कन्वीनियंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से, वैसे ही आपको बार बार अपना डिटेल्स वहाँ पर डालनी नहीं पड़ेंगी, उसी तरीके से आप अपनी पेमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए। हम रिसेंटली हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा से न्यूज़ में क्यों हुआ, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है टाइमलाइन टोकनाइजेशन की ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स बाय 3 मंथ्स टिल सितंबर 30, 2022 तक, ताकि किसी प्रकार की डिस्ट्रप्शन या फिर जो इनकन्वीनियंस कार्ड होल्डर्स को हो रही है उसे हम यहाँ पर अवॉइड कर सकें। तो ये बेसिकली एक नया करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर आया था, जिसके चलते हमने सोचा चलो कार्ड टोकनाइजेशन को थोड़ा डिस्कस ही कर लिया जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई किस तरीके से आपकी टोकनाइजेशन जो यहाँ पर की जा रही है उससे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रांजेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, प्रोसेस में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरीके से चेकआउट पेज पर जाएंगे, पेमेंट इनिशिएट करेंगे, पहले कह रहा था कि आप अपनी कार्ड डिटेल्स वहां पर डालेंगे। अब मान लीजिए आप अमेजॉन पे वहां पर उस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, तो अमेजॉन का अगर खुद का अकाउंट एचडीएफसी में है तो वो एक्वायरिंग बैंक हो, आपका अमाउंट उनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा। और अगर आपका वहां पर एसबीआई में यहाँ पर अकाउंट है तो आपका इशूइंग बैंक वहां पर हो गया। तो एसबीआई जब भी इस ट्रांजेक्शन को अप्रूवल चाहिए उनको इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आपको ओटीपी भेजते हैं, फिर आप उस चीज़ को अप्रूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ जो अमेजॉन है इनके पास किसी भी तरीके से कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहेगा कार्ड डिटेल से रिलेटेड। सभी चीज़ें आपके टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जो आपके कार्ड गेम जो ये पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड हो गया, रुपे कार्ड हो गया, इनके पास यहाँ पर स्टोर रहेंगी। और जो आपका यहाँ पर कार्ड इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं, जो कार्ड इशूइंग कंपनीज हैं, उनके पास यहां पर रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये टोकनाइजेशन की प्रोसेस यहां पर रहेगी कि जो पूरी कार्ड डिटेल्स एंटर करने की जो पूरी एक लिमिटेशन, जो एक कंडीशन थी बेसिकली, उसे यहां से हटा दिया गया है। ठीक है जी। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्विकर चेकआउट्स आप कर सकेंगे, फॉल्स डिक्लाइंस वहां पर आपके नहीं होंगे। अगर किसी प्रकार से आपकी अगर ट्रांजेक्शन पूरी करते हो फिर आपकी रिजेक्ट हो जाती है कि हाँ जी कोई एंट्री आपकी यहाँ पर गलत हो चुकी है, ईजी कार्ड मैनेजमेंट यहाँ पर रखेगी, फिजिकल कार्ड कैरी करने की हर बार जरूरत नहीं रहेगी। अब तो आपने देखा होगा कि काफी सारी ऐप्स जो है बैंक्स की अब आपको एक वर्चुअल कार्ड भी वहां पर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी। तो उस तरीके से भी आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड करंटली जो आपकी कार्ड टोकनाइजेशन है ये आपकी मैंडेटरी नहीं है। कस्टमर्स जो आपके टोकनाइज नहीं करना चाहते उन्हें हर बार अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेंगी जब भी वो किसी प्रकार की ट्रांजेक्शन वहां पर करते हैं। ठीक है। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी कार्ड टोकनाइजेशन से रिलेटेड। फिर वहीं फोर्थ जो आपका क्वेश्चन था, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था पर सिंपल भी था, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द जीडीपी दैट वुड एग्जिस्ट इफ एन इकोनॉमी वाज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। रियल जीडीपी बीइंग हायर इज नोन एज, तो उससे आप रिलेटेड 4 ऑप्शन यहां पर दी गई थी। पहला इन्फ्लेशनरी गैप, दूसरा रिसेशनरी गैप, तीसरा पोटेंशियल जीडीपी और फोर्थ आपका कोर इन्फ्लेशन। अब ये जो जीडीपी है जो कि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट, जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम ऑपरेट कर रहे होंगे तब वहां पर अचीव होगी, तो बेसिकली उसे यहां पर पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन तो आपकी इजीली रूल आउट होगी। कोर इन्फ्लेशन को आप इजीली कह सकते हैं कि जी हाँ इसका भी कोई लेना देना नहीं है एज सच, ये गैप की यहाँ पर डेवलप हो रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, डिफरेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब जो मेन चीज यहां पर सामने आ रही है वो क्या है,
या तो इन्फ्लेशनरी है, रिसेशनरी है। अब ये जो बात यहाँ पर रखी गई है कि रियल जीडीपी बीइंग हायर, तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी जीडीपी हमारी चल रही है वो ज्यादा है, ठीक है जी, रेदर देन द पोटेंशियल जीडीपी से भी हमारी जीडीपी ज्यादा है। तो उस दौरान क्या रहेगा, यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली वही चीज रहती है, इन्फ्लेशनरी गैप आपकी एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि मेजर करता है कि जो डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है इन द करंट लेवल ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द जीडीपी, जो कि आपका एग्जिस्ट करेगा जब इकोनॉमी आपके फुल एम्प्लॉयमेंट पर वहां पर ऑपरेट कर रही होगी। तो ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप वहां पर किस तरीके से आएगा कि डेफिनेटली जब आपका इन्फ्लेशनरी प्रैक्टिसेस वहां पर चल रही हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वहां पर क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते डिमांड जो है गुड्स की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सर्विसेज की यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, जो कि सप्लाई से ज्यादा हो चुके हैं ड्यू टू द सम नंबर ऑफ फैक्टर्स की, जैसे आपके हायर लेवल्स ऑफ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट वहां पर हो चुका है, इंक्रीज ट्रेड एक्टिविटीज वहां पर हो चुकी है, एलिवेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वहां पर हो चुका है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पर रहेंगे जिसके चलते आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वहां पर क्रिएट होंगे एंड अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप जो आपकी रियल जीडीपी रहेगी वो पोटेंशियल जीडीपी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, कि प्राइसेस की वैल्यू जब आपकी उनकी ज्यादा रहेगी तो डेफिनेटली उस तरीके से खर्चा भी किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपका जीडीपी की डेफिनेशन देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब आपका वहां पर तैयार होगा तो उसकी वैल्यू भी यहां पर ज्यादा आएगी, और उसी तरीके से इस तरीके से आपका ये गैप यहां पर क्रिएट होगा कि जो एक्चुअल डिमांड कर्व चल रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जिसके चलते यहां पर आपका जो हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी है वो ज्यादा यहां पर बढ़ चुका है पोटेंशियल जीडीपी से भी ज्यादा, और जो पोटेंशियल डिमांड कर्व यहां पर रहेगा जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ जी एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है कि हाँ जी अच्छे से यहां पर ग्रोथ हो रही है, सभी सेक्शंस यहां पर खुश हैं और उस तरीके से चीजें भी इजीली वहां पर अवेलेबल हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी यहां पर क्रिएट नहीं हो रहे। तो उस दौरान यहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी जीडीपी की वो आपकी पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल जीडीपी आपकी बेसिकली उसमें कम रहेगी। तो जो भी गैप यहां पर क्रिएट होगा वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप यहां पर क्रिएट हो जाएगा। एंड अगेन इन अगर हम वाइस वर्सा केस में चले जाएं कि जहां पर जो आपका एक्चुअल या जो रियल जीडीपी है मान लीजिए वो पोटेंशियल जीडीपी से भी कम आ जाए तो वहां पर आपका रिसेशनरी गैप वहां पर क्रिएट होगा। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में यहां पर बोली भी गई थी कि रियल जीडीपी बीइंग हायर, अगर आपकी रियल जीडीपी बीइंग लोअर यहां पर कहा जाएगा तो वहां पर आपका रिसेशनरी गैप करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप ये सभी चीजें आप समझ आ गई हो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां पर आपसे पूछा गया था, करेक्ट ऑप्शन आई होप सभी ने मार्क भी की हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिस्कल स्टिमुलस के बारे में कहा जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट इसको एप्रोप्रिएटली यहां पर डिस्क्राइब कर रही है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी। पहली स्टेटमेंट यहां पर कह रहे हैं कि एक मैसिव इन्वेस्टमेंट यहां पर सरकार द्वारा की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि इंश्योर की जा सके कि जो सप्लाई है गुड्स की वो आपकी डिमांड को वहां पर पूरी कर सके, डिमांड सर्च को वहां पर पूरी कर सके, जो कि आपकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से वहां पर आया है। सेकंड में कह रहे हैं कि एक इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन है सरकार का, इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहां पर बूस्ट किया जा सके। थर्ड में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटेंस एक्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि डिस्बर्समेंट ऑफ लोन्स को यहां पर इंश्योर किया जा सके एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए, ताकि ग्रेटर फ्रूट प्रोडक्शन यहां पर हो सके एंड कंटेन कर सके हम फूड इन्फ्लेशन। और वहीं फोर्थ पॉइंट में यहां पर बात हो रही है कि एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन है सरकार का टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। वैसे तो अगर आप देखें पेंडेमिक के दौरान ये जो फिस्कल स्टिमुलस वाली टर्म थी बहुत ज्यादा उस दौरान चल रही थी कि हाँ जी फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पर सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, इस तरीके के एफर्ट्स वहां पर रखे जा रहे हैं। तो उस दौरान ऑब्जेक्टिव क्या था, अब आप खुद ही सोचा। ऐसे तो नहीं था सरकार का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ही काम करेंगे, या सरकार का एक ऑब्जेक्टिव था वहां पर कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल और अलाइड सेक्टर के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे, सिर्फ उन्हीं का ही ग्रोथ यहाँ पर इंश्योर करेंगे, या फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ही वहां पर हो रहा था। सरकार का काम क्या था यहाँ पर कि जो ओवरऑल यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की उसे यहां पर बूस्ट करना है, और वही आपकी यहां करेक्ट ऑप्शन भी है। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्टली डिफाइन कर रहा है फिस्कल स्टिमुलस हम वहां पर किसको कहते हैं। तो वर्ड फिस्कल से मतलब क्या है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस या जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग या टैक्सेशन या गवर्नमेंट डेट। तो फिस्कल स्टिमुलस में रेफर टू ईदर पब्लिक स्पेंडिंग और टैक्स कट्स। टैक्स कट्स यहां पर क्यों किए जाएंगे कि हाँ जी जब लोगों की कम आमदनी से जो हिस्सा जो सरकार वहां पर काटती है अगर वो कम काटेगी तो डेफिनेटली उसके हिसाब से वो खर्चा भी वहां पर ज्यादा करेंगे, सप्लाई वहां पर जब डिमांड वहां पर इस तरीके से ज्यादा बनेगी तो सप्लाई बढ़ाने के लिए वहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उसके चलते यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी या इकोनॉमिक बूस्ट आने की भी हमें पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है जी। तो इन बोथ द केसेस गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर हो, फिर चाहे वो पब्लिक स्पेंडिंग से हो या फिर टैक्स कट से हो। तो मेजॉरिटी केसेस में जो आपके गवर्नमेंट बेल आउट पैकेजेस रहते हैं वो आपके आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। तो बेल आउट आपका कब आता है, जब सरकार यानी कि जो आपका टैक्स पेयर है
व्हेन द गवर्नमेंट दैट इज द टैक्स पेयर सेव्स अ कंपनी फ्रॉम डाइंग, ठीक है जी, कि हाँ जी उसे रोक रहे हैं कि हम उस तरीके के टैक्स कट्स यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं ताकि उस कंपनी के पास पैसा बचा रहे और अपने तरीके से वो परफॉर्म करते रहे। इट सेव्स द कंपनी बाय बाइंग इट, अरेंजिंग अ लोन और इंजेक्टिंग मनी टू इट, जो कि सरकार द्वारा पेंडेमिक के दौरान यहाँ पर पिक किया गया कि बहुत सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में यहाँ पर पंप किया गया, जिसकी वजह से अब आपका सरप्लस लिक्विडिटी भी वहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो यही बेसिक चीजें थी कि क्या फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पर रहता है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस, ताकि हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, तो उसे हम यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। तो आई होप सभी चीजें यहाँ पर समझ आ गई हो कि ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, किस तरीके से फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पर इंश्योर किया जाता है, कब किन केसेस में वहाँ पर किया जाएगा, तो सभी चीजें हम ऑलरेडी भी एक बार देख चुके हैं। अब ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही करेक्ट तरीके से यहाँ पर पांचों के पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इन 5 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करते रहिए। आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ताकि आप उतने ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को वहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकें। एक और जो वहाँ पर टर्म आई थी कोर इन्फ्लेशन के बारे में, तो एक होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, डेफिनेशन या कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, तो डेफिनेटली इसे मेंशन कीजिएगा। जाते जाते सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 2023 के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जिसमें 3 तरह के कोर्सेज हैं। एक आपका सिर्फ कंटेंट ओनली है, कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन है, और एक आपका जिसे मैं कहूँगा पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रह्मास्त्र कोर्स सोशियोलॉजी का तैयार किया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। बट इसमें जो एनरोलमेंट है आपकी टेस्ट बेसिस पर यहाँ पर रहेगी। सभी डिटेल्स आपके सामने है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। मात्र 12,000 रुपए से अपनी प्रिपरेशन शुरुआत कर सकते हैं। तो कोई भी यदि आपके इससे रिलेटेड क्वेरीज रहें, कोई आपको डिटेल्स चाहिए हो, डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।